नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। तो राजनीति और व्यापार बड़ा अद्भुत खेल है। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी ही रहते हैं जीवन भर। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस खेल को समझ नहीं पा रही है। चौतरफा लड़ाई उनको लड़ना पड़ रहा है। समझ तो रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। जान रहे हैं समस्या कहाँ है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में देश भर के आदिवासियों को संबोधित कर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। अब वहां दरी खींच लिया। अब ये संविधान की किताब ले लेकर के घूम रहे हैं पूरे देश में कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है। वीडियो बनाने के लिए चले गए थे ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार में। वहां से वीडियो बनाया कि देखिए यहाँ पर ट्राइबल को विस्थापित किया जा रहा है। अब ये वहां जाकर के वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इनकी पूरी बैटरी उस वीडियो को बनाने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ अमित शाह क्या कर रहे हैं कि पूरे देश भर के ट्राइबल को बुला लिया। दिल्ली इस गर्मी में लाखों की संख्या में ट्राइबल पहुंच गए दिल्ली, और हर स्टेट से भागीदारी थी। गोवा से लेकर अरुणाचल तक और केरल से लेकर गुजरात तक, हर जगह कोई ऐसा प्रदेश नहीं था जहां जो ट्राइबल हमारे जनजाति भाई बंधु रहते हैं उनको निमंत्रण नहीं गया हो और उनके नुमाइंदे दिल्ली नहीं आए हो। अब इसी को कहते हैं कि आप कहां निशाना लगा रहे हैं, चूक कहां हो रही है। दूसरी तरफ निशानेबाज इतने तगड़े हैं और उनका जो अपना सेल है वो बहुत मजबूत है। विभिन्न संकाय हैं भारतीय जनता पार्टी के, संघ के संकाय हैं। बल्कि अभी जो मैं मूल विषय पर अभी आ रहा हूं, लेकिन आपको मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं ताकि समझने में आपको आसानी होगी। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके तरफ से जो दिल्ली में सारे लोगों को इनविटेशन गया, कौन था आयोजन करता ये भी पता नहीं, लेकिन वो कार्यक्रम संघ का था, वनवासी कल्याण परिषद की तरफ से। और संबोधित करने कौन पहुंचे थे? देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह मत समझिए, देश के गृह मंत्री समझिए। देश के गृह मंत्री गए थे उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए, और कार्यक्रम था वनवासी कल्याण परिषद का मूल रूप में। और देश भर से वनवासी पहुंच गए थे, ट्राइबल पहुंच गए थे। अब राहुल गांधी जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस वर्ग को अपने साथ लाने की। एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये सूट बूट की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है, दो मित्रों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। और दूसरी तरफ वो जिस आबादी को अपने तरफ इनका भय दिखा करके लाना चाहते हैं, उसका दरी खींच करके अमित शाह लेके चले जा रहे हैं। निकोबार में जाकर के कह रहे हैं, या पूर्वी स्टेट में जाकर के ट्राइबल के बीच में, या झारखंड में जाकर के कह रहे हैं कि आपकी हकमारी हो रही है। ये बड़े बड़े धन्ना सेठों को आपकी जमीन दे रहे हैं। अब ममता बनर्जी, माटी, मानुष, जंगल, ये सब तो खत्म हो गया। उनका नारा सिफर हो गया। 15 साल में लोगों ने उन्हें बदल दिया। राहुल गांधी घूम रहे हैं चारों तरफ, कह रहे हैं कि देखिए ये जो दो मित्रों की सरकार चलाने वाले जो दो लोग हैं, अमित शाह और मोदी, ये पूरे देश को बेच रहे हैं अडानी और अंबानी के हाथों। ट्राइबल को भड़का रहे हैं, या जो कुछ भी कह रहे हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भड़काना नहीं कहेंगे, लेकिन ट्राइबल 1 लाख संख्या में मोदी की शरण में पहुंच जाते हैं, अमित शाह की शरण में पहुंच जाते हैं। यहाँ चर्चा हो जाती है, सबको संरक्षण, सबको सुरक्षा की बात कह रहे हैं, उनकी आर्थिक उत्थान की कार्यक्रम बन रहे हैं। दरी खींच लिया अमित शाह ने। अब आते हैं अपने मूल विषय पे। मूल विषय क्या है? मूल विषय है कि अभी आपने कर्नाटक और केरला में देखा, ये तो फिलर है जो अभी पार्टी के अंदर ही है, लेकिन अभी रंगमंच सज रहा है तेलंगाना में। और इस रंगमंच को सजा दिया है तेलंगाना में उन्हीं के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। रेवंत रेड्डी का पुराना रिश्ता किनसे है? इसी संघ, इसी विद्यार्थी परिषद, इसी भाजपा से। यहां से टूट करके वो गए हैं, पुराने साथी हैं। रेवंत रेड्डी सामने से जो दिखाई पड़ रहा है, अंदर जो चल रहा है, ये बड़ों बड़ों को मालूम नहीं हो रहा है। कुछ इशारे हो रहे हैं
तो इशारों को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। 10 मई 2026 को ये घटना आप सबने देखी होगी, सारे टेलीविजन चैनल पे देखा होगा, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होने वाला है वो इसी दिशा में जाएगा। और यही फिर जैसे आज डी शिव कुमार ने अपनी बात मनवा ली, वैसे ही श्रीमान रेवंत रेड्डी अपनी बात मनवाएंगे, और नहीं मनवाएंगे तो फिर हाथ से जाएंगे। किनके हाथ से जाएंगे? श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ से जाएंगे। अब ये पूरा प्रकरण क्या है उसे समझिए। 10 मई को प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे निजाम मतलब हैदराबाद, और हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम चल रहा था, डेवलपमेंट को लेकर के था, विकास को लेकर के कार्यक्रम था। अब ये विकास को लेकर के कार्यक्रम है, कहां पर? हैदराबाद में। जगह क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। विकास को लेकर के, ध्यान रखिए, विकास को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, और वो प्रदेश के विकास को लेकर के या राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें तेलंगाना कहीं पिछड़े नहीं, कहीं पीछे न छूट जाए, इस सब को लेकर के एक चर्चा हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं गए। अब प्रधानमंत्री से रेवंत रेड्डी ने वहां पर एक डिमांड किया कि जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार की आर्थिक सहायता या जिस तरह की मदद केंद्र गुजरात को देती है, वैसे ही आर्थिक मदद अगर तेलंगाना को मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, अच्छा रहेगा। प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री है, किसी भी मुख्यमंत्री को रखने का अधिकार है, लेकिन एक स्टेटमेंट का महत्व है, और ये स्टेटमेंट अब लोग लगा रहे हैं कयास, जो पावर गैलरी को समझते हैं, वो यूं ही नहीं आया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जैसे गुजरात को केंद्र सरकार समर्थन देती है, आर्थिक सहायता देती है, वैसे ही तेलंगाना को दिया जाना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री की बारी थी, प्रधानमंत्री उठे, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, हजारों लोगों के बीच में प्रधानमंत्री अपनी बात कहने के लिए उठे, और तब प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवंत जी, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। कहां पहुंचना चाहते हैं रेवंत जी? रेवंत जी के मन में कुछ और आशा है, कुछ और कल्पना उड़ान भर रही है क्या? तो प्रधानमंत्री ने इशारा किया और कहा कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, अच्छा होगा हमारे साथ आ जाइए। इस पर बड़ी कयासबाजी होने लगी। फिर निजामाबाद के सांसद हैं धर्मपुरी अरविंद। धर्मपुरी अरविंद ने एक बयान दिया, वो सब आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि रेवंत रेड्डी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और तेलंगाना की सरकार बीजेपी में आ जाएगी। जब केसीआर की सरकार थी तेलंगाना में, तो ऐसी अफवाह कई दफा उड़ी कि केसीआर और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है, लेकिन केसीआर की मति मारी गई आखिर में। केसीआर को लगा कि सिचुएशन वोलाटाइल है, 2024 के पहले सिचुएशन वोलाटाइल है, और इस वोलाटाइल सिचुएशन में एक नारा दे देते हैं, अब की बार किसान सरकार। और केसीआर ने इसका नारा बुलंद किया, और तेलंगाना से लेकर के तेलंगाना के नजदीक जो बॉर्डर इलाका था महाराष्ट्र का, उसमें नांदेड़, उस इलाके में से उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत की, और केंद्रीय कार्यालय, पार्टी का नाम बदल दिया, तेलंगाना राज्य समिति था पार्टी का नाम, तेलंगाना भारत समिति बना दिया, और वो उसका केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में किया। और फिर केसीआर को लगा कि हम अपोजिशन के अघोषित नेता हो जाएंगे अगर हमने तेलंगाना और महाराष्ट्र में बॉर्डर इलाके में, वो जो तेलंगाना से जुड़ा हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ जो महाराष्ट्र का इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अगर 10-15 सीट ले आए, और फिर तेलंगाना से सीट ले आए, और फिर इक्का दुक्का इधर उधर हम ले आए, 20-25 सीट भी अगर हमारी हो जाती है, मतलब 20 सीट भी अगर हम ले आते हैं लोकसभा में, तो हम दावेदार बन जाएंगे प्रधानमंत्री के। केसीआर की ये इच्छा थी, और केसीआर फिर चल पड़े अपने रास्ते पर। यही एक बार मति भ्रम नीतीश जी को भी हुआ था, याद कीजिए 2013-14 के पहले। वो भी पूरे देश में भ्रमण करने लगे थे,
दिल्ली में चुनाव लड़ने लगे थे, उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करने लगे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा से आंदोलन शुरू कर दिया था और शराबबंदी पर भाषणबाजी शुरू कर दिए थे। नहीं चला, बात नहीं बनी। केसीआर औंधे मुंह गिरे। राष्ट्रीय स्तर पर तो अपनी पहचान नहीं ही बनी, राज्य में जो सत्ता थी वो भी चली गई और उसका कारण उनका पुत्र और उनकी पुत्री दोनों बनी। दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। पुत्र का तो पूरा, जो बिल गेट्स एंड अदर साथियों के साथ उनका रिश्ता था, मुझसे भी जब मेरी बातचीत हुई थी तो केसीआर ने खुद कहा कि नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बाद में वो एस्टैब्लिश हो गया था, रिश्ता था। तो केसीआर औंधे मुंह गिरे। अब नए खिलाड़ी जो रेवंत रेड्डी हैं, रेवंत रेड्डी को लगता है कि अब हमको अगर राज्य का विकास करना है तो हमें केंद्र से मदद लेनी ही पड़ेगी, और अगर हम विकास नहीं किए तो जनता नाराज हो जाएगी, हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। फिर अगले टर्म में हमें समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी सरकार जाती रही। तो वो हाथ पैर मार रहे हैं। अब इसके लिए उनको केंद्र पर निर्भर रहना पड़ रहा है। केंद्र पर उनकी निर्भरता बढ़नी भी चाहिए। एक मुख्यमंत्री को बातचीत करते भी रहना चाहिए, कोई दुश्मन नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम लोग टीम हैं। अब राहुल गांधी को इसमें परेशानी हो रही है। जब धर्मपुरी अरविंद ने यह कहा कि रेवंत रेड्डी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो इधर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। इस तरह के नेता हमेशा सशंकित रहते हैं और इसीलिए इंदिरा गांधी को कहा जाता था कि वो क्षेत्रीय नेताओं के जड़ को हमेशा हिला करके देखते रहते थे कि उनका जड़ कमजोर तो नहीं हो रहा है या जड़ मजबूत तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत मजबूत हो गया तो हमें आंख दिखाने लगेगा, और अगर जोड़ किसी और दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है, उसकी कोई नई साख तो निकल नहीं रही है, अपोजिशन के साथ उनकी कोई गोलबंदी तो नहीं हो रही है, और इसको लेकर के फिर हमें तो ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा, ये इंदिरा जी पहले भी करती थी। तो कांग्रेस का दिल्ली दरबार हलकान हो गया। उनको लगने लगा कि ये अरविंद, धर्मपुरी अरविंद जो ये बयान दे रहे हैं, ये इस बयान में कोई सत्यता है क्या? और फिर मोदी ने जो ये कह दिया भरी सभा में कि आप इधर आ जाइए, खुला आमंत्रण है। वो लाइट मूड में कहा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं था प्रधानमंत्री का, ये खुला निमंत्रण है, ओपनली कह दिया आ जाइए। अब ये खुला निमंत्रण गया क्यों? डेवलपमेंटल इवेंट मनाया गया क्यों? उसमें प्रधानमंत्री गए क्यों? खबर आ रही है मित्रों कि असल में अडानी साहब की विशेष कृपा हो गई है रेवंत रेड्डी पर। अडानी साहब ने 100 करोड़ का अनुदान दिया है रेवंत रेड्डी की सरकार को, स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए। अब 100 करोड़ रुपया सीधा अडानी ने रेवंत जी को दे दिया कि ये लीजिए पैसा, कौशल विकास करवाइए अपने प्रदेश में, और चाहिए तो और भी दूंगा, आप जुड़ तो जाइए हमारे साथ। अब इसी रेफरेंस में वो डेवलपमेंटल कार्यक्रम हुआ, ये अनायास ही नहीं हो गया था। कौशल विकास का 100 करोड़ रुपया पहुंच गया है रेवंत जी के पास, अडानी जी का। अब दूसरी तरफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? राहुल गांधी दिन रात बिना विराम के जहां कहीं भी जाते हैं, अडानी को पानी पी पी करके गाली देते हैं। कह रहे हैं कि अडानी ने देश खरीद लिया है, मोदी ने देश बेच दिया है अडानी के हाथों। पहले अडानी लेते हैं, थोड़ा बहुत अंबानी लेते हैं। अडानी और अंबानी को मोदी ने पूरा का पूरा देश बेच दिया है, रजिस्ट्री कर दी है। अब राहुल गांधी इस तरह से गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी के पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार है तेलंगाना में, और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। अब रेवंत रेड्डी जो हैं, उनको लग रहा है कि ये तो हमारा लुटिया ही डुबा देंगे। अब भाई वो उद्योगपति हैं, हमको उन्होंने मदद किया है, आगे और मदद करेंगे, तो बिना रंग लगे ना फिटकिरी,
और मेरा चोखा हो रहा है, बिना किसी इसके हमारे यहां बेहतर काम हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में ये राहुल गांधी बिना वजह माहौल खराब कर रहे हैं। तो उनको डर सता रहा है कि ये पूरा का पूरा संबंध कहीं टूट ना जाए। इसलिए धीरे से वो उन्होंने संदेश भिजवाया है राहुल जी को कि साहब, आपको अगर जो भी कहना है या कुछ बोलना है, आप कृपा करके अडानी जी के बारे में थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, धीरे चलिए। हर बात में आप अडानी जी को ले आते हैं, मत लाइए। अडानी की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। अब केवल तेलंगाना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार है, कर्नाटक में भी अडानी की दखल है। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहां पर अडानी का कुछ ना कुछ स्टेक नहीं हो। सारे पोर्ट्स अडानी के पास हैं, रेलवे अडानी के पास हैं, एयरपोर्ट्स मेजर अडानी के पास हैं, और पावर सेक्टर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, अब तो रियल एस्टेट में जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, और एफएमसीजी में अडानी है। तो कौन सा प्रदेश है जो अडानी से अछूता है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। तो श्रीमान रेवंत जी कह रहे हैं कि साहब, खामखा में आप हमें हमारा काम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, मिलजुल करके चलते हैं ना। अब प्रधानमंत्री का यह कहना कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां उस मार्ग से नहीं पहुंचेंगे, इसी मार्ग से पहुंचेंगे, इधर ही आ जाएंगे। तो ये बात की शुरुआत हुई है और अंदर का चैनल खुला हुआ है। जैसे कि 1 लाख से अधिक देश भर के ट्राइबल पहुंच गए दिल्ली तपती गर्मी में, वैसे ही कब क्या बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो वैसे भी फिल्मों वाला प्रदेश है। फिल्मी स्क्रिप्ट वहां पर लिखे जाते हैं, फिल्मी स्क्रिप्ट समझिए वहां पर लिख दिया गया है। अब वो फिल्म बन के तैयार कब होती है, रिलीज कब होती है, दर्शक उसको कब देख पाते हैं, बस इसका इंतजार कीजिए। लेकिन आप ये मान के चलिए, रेवंत के बहाने राहुल पर नकेल कस रहे हैं, और अडानी अब रेवंत को कहेंगे कि जरा उनको बोलिए कि थोड़ा हमारी आलोचना तो करें, हमें तो गाली दें, लेकिन थोड़ा संभल के गाली दें। ऐसा गाली गलौज ना करें जिससे उनकी सेहत को असर पड़ जाए और आपको असर पड़ जाए। अब यहां से और चेक एंड मेट जिसको कहते हैं आप, शह और मात का खेल शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह की तकरार देखने को मिले, या तो चुप करके बैठ जाएंगे राहुल गांधी, रेवंत से ज्यादा मुंह नहीं लड़ाएंगे, और रेवंत उनको डराते रहेंगे कि अगर आपने कोई इधर उधर किया तो हमारे पास बिजनेस जाइंट पीछे में खड़े हैं। राजनीति बिना बड़े बिजनेसमैन के समर्थन के चल नहीं सकती। कांग्रेस की पीड़ा यही है कि उनके खजाने खाली हो रहे हैं, उनको समर्थन नहीं कहीं से मिल रहा है, तो पीड़ित हैं वो। अगर रेवंत का खजाना बढ़ गया और कोई बड़ा बिजनेसमैन उनके लिए पीछे में खड़ा हो गया, तो रेवंत की बल्ले बल्ले है। फिर रेवंत ये नहीं देखेंगे कि हम किस पार्टी में हैं, हम अपने राज्य को अगर उबार सकते हैं आर्थिक परेशानी से तो उबार लेंगे। हमारी जनता खुश होनी चाहिए, हमें जहां से संसाधन मिलेगा उस संसाधन का यूटिलाइजेशन करेंगे, अपनी जनता को खुश करेंगे। पार्टी और विचारधारा तो सेकेंडरी चीज हो जाती है। तो एक और बारगेनिंग कर्नाटक के बाद आपको रेवंत के रूप में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अब राहुल को फिर देखना है कि राहुल का इकबाल यहां पर बन पाता है या नहीं बन पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।